गुड मॉर्निंग टू ऑल माय ऑनलाइन डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पीएच डिटर्मिनेशन देखा था एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए, और उसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल भी लिए थे कि किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, और हमने बफर रेंज के बारे में भी उनके बात कर लिया था कि मिनिमम बफर होता है pKa-1 और मैक्सिमम जो होता है कितना होता है पीएच वैल्यू उसका pKa+1 होता है। और बेस्ट बफर के बारे में बात की थी जिसके लिए सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो कितना होना चाहिए 1। तो उसको जस्ट हम लोग अगर रिवाइज कर लें कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा है आपका बेटा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन को देखा था हमने, एसिडिक बफर। और एसिडिक बफर में हमने क्या देखा था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था एसिडिक बफर की डेफिनेशन तो हमें क्लियर थी। एसिडिक बफर का मतलब ही क्या होता है, ऐसा बफर जिसके अंदर क्या हो, वीक एसिड हो, वीक एसिड होना चाहिए और साथ में इट्स सॉल्ट, इसका सॉल्ट होना चाहिए, इट्स सॉल्ट विथ किसके साथ बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो ये हमारे लिए पहले तो पहचान है, किसको पहचानने का तरीका था, एसिडिक बफर को। देने के मैंने 3 तरीके आपको बताए थे कि इसको देने के 3 तरीके होते हैं अपने पास, है ना। जस्ट उनको हम लोग देख लेते हैं 5 मिनट में। 3 तरीके में क्या क्या तरीका था। पहला तरीका था बेटा जिसमें आपको डायरेक्ट मेथड मैंने बताया था। डायरेक्ट मेथड में आपको डायरेक्ट वीक एसिड दे देगा और वीक एसिड के साथ आपको उसका सॉल्ट दे देगा, है ना। वीक एसिड और उसका क्या दे देगा, डायरेक्ट आपको सॉल्ट दे सकता है। चलो, तो पहला तरीका ये था। सेकंड तरीका था आपका बेटा कि वीक एसिड दे दे और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस दे दे, और इसके बाद है ना वीक एसिड और उसका डायरेक्ट सॉल्ट दे दे। तो ये पहला तरीका डायरेक्ट मेथड था। दूसरा तरीका था अपने पास वीक एसिड दे दे और हमें स्ट्रॉन्ग बेस दे दे, ठीक है। सेकंड तरीका ये था, तो इन दोनों के रिएक्शन के हिसाब से हम लोग बना लेते थे। और थर्ड तरीका था आपका बेटा कि आपको वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट दे दे, इसका सॉल्ट दे दे, और प्लस साथ में आपको कोई स्ट्रॉन्ग एसिड दे दे, ठीक है ना। एसिड बोलो, हाँ ठीक है। ये हमारे 3 तरीके थे। तो जिसमें वीक एसिड प्लस सॉल्ट का जैसे एग्जांपल था, सीधा सीधा हम लोग कैसे दे सकते हैं, आपका CH3COOH प्लस सॉल्ट आपका दे देगा CH3COONA। तो पहला तरीका ये है बफर देने का, ये बफर का हो गया। दूसरा वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे CH3COOH प्लस क्या दे देगा आपको स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH। तो अब इसमें क्या होगा बेटा, आपको एसिड और बेस है तो रिएक्शन करानी पड़ेगी, और रिएक्शन में ये हमारा अगर लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस, तो जैसे ये लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा तो आपका क्या बचेगा, CH3COH और प्लस सॉल्ट बच जाएगा। और तीसरा तरीका था देने का, थर्ड तरीके में हमने क्या देखा था, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हो, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट जैसे CH3COONA दे दिया आपको, प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड सपोज करो आपको क्या दे दिया, HCl। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा बन जाएगा बेटा, आपका HCl बन जाएगा। तो ये 3 तरीके थे हमारे एसिडिक बफर को देने के। क्वेश्चंस में हमें 3 तरीके से दे सकता है, या तो डायरेक्ट आपको दे दे, या ये दोनों इनडायरेक्ट मेथड है, ये हमारा डायरेक्ट मेथड था देने का, डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन में दे सकता है। और ये जो दोनों हैं, ये दोनों कैसे हैं आपके, इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट क्यों, क्योंकि इनमें आपको बफर खुद बनाना है और पहचानना है पहले, इसलिए ये इनडायरेक्ट मेथड है। लिमिटिंग रिएजेंट अगर बन जाएगा बेस, तो आपका क्या बचेगा सॉल्यूशन में, एसिड और बेस से रिएक्शन होगी। यहां भी रिएक्शन होने ही वाली है, क्योंकि हमें पता है ये सॉल्ट कैसा होगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का बना है, तो ये बेसिक नेचर का होगा। और बेस किससे रिएक्ट करता है बेटा, आपका एसिड से। अगर लिमिटिंग रिएजेंट NaOH बनेगा तो आपका बचेगा क्या रिएक्शन के एंड में, CH3COH बचा रह जाएगा प्लस सॉल्ट बचा रहेगा, और सॉल्ट कौन सा बनेगा, यही बनने वाला है। और इस केस में भी आप देख सकते हैं अगर HCl लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा तो आपके सॉल्यूशन में फाइनली ये बचा रहेगा, और इसके साथ रिएक्शन के बाद क्या बचेगा, CH3COH बचेगा। और NaCl बनेगा, तो NaCl से तो pH में कोई चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि NaCl को मैंने बता दिया था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाले सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल सॉल्यूशन बना के रखते हैं, उसको pH में फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हमने देने के तरीके सीखे थे। एक बार एसिडिक को हमने डिटेल में पढ़ लिया, तो बेसिक जस्ट इसका मिरर इमेज रहेगा। तो ये हमारा देने का तरीका था। उसके बाद बेटा हमने pH का फॉर्मूला निकालना सिखाया था मैंने आपको। तो pH का फॉर्मूला पहला हो गया, हमें देने का तरीका कैसे दे सकता है। दूसरा चीज pH का फॉर्मूला। तो pH का फॉर्मूला हमने क्या देखा था बेटा, pH का फॉर्मूला इसके लिए क्या आता है, pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ये फॉर्मूला हमने निकाला था, डिराइव किया था। और बी केयरफुल, मैंने बोला था आपको कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन लेने का मतलब यहाँ पे उस आयन का कंसंट्रेशन लेना है जो दोनों में कॉमन होता है। जैसे ये दोनों अगर लिए जाएं तो इनमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन का मतलब इस
सॉल्ट का कंसंट्रेशन नहीं लेना है, इस आयन का कंसंट्रेशन लेना हमें किसका, CH3CO माइनस का, क्योंकि ये दोनों क्या है, इनमें कॉमन आयन है। बोलिए। तो देखो सॉल्ट का कंसंट्रेशन लेने का मतलब होता है बेटा, सॉल्ट को तो डायरेक्ट नहीं लेते हैं, उसके कॉमन आयन का कंसंट्रेशन। जैसे यहाँ पे एसीटेट आयन है, एसीटेट आयन का यहाँ पे आप कंसंट्रेशन को रखोगे, ठीक है, और एसिड तो जो रहेगा उसी के कंसंट्रेशन को डालना है। फॉर एग्जांपल यहाँ जरा सा यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, जैसे मतलब मान लो मैं साथ में यहाँ पे बता भी दूं, अगर आपको सॉल्ट मान लो CH3CONA दिया है, तब तो आप कंसंट्रेशन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस जो होगा इट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ किसके होने वाला है, सॉल्ट के, जो सॉल्ट दिया है। लेकिन अगर सपोज करो आपका सॉल्ट कैल्शियम एसीटेट दे दिया, CH3CO ट्वाइस कैल्शियम, अगर ये सॉल्ट दे दिया तो अब आप यहाँ पे डायरेक्ट इसका कंसंट्रेशन नहीं रखोगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे एसीटेट आयन तो देखो दो होने वाले हैं ना, तो आपको अगर कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन यहाँ पे डालना है तो डेट विल बी 2 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट के कंसंट्रेशन का 2 टाइम्स रखना होगा, इस चीज का ध्यान रखना है ना, ये बहुत गलती होने के चांस होते हैं, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है, कि सॉल्ट का डायरेक्ट मतलब अगर इसका C1 मोलर दिया है तो आप यहाँ पे C1 नहीं रखेंगे, 2C1 रखेंगे, क्योंकि वो उसका जस्ट डबल होने वाला है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद एक और चीज की हमने बात की थी, किसके बारे में बेटा, बफर रेंज के बारे में बात किया था कि एसिडिक बफर का बफर रेंज क्या होता है। तो बफर रेंज हमने निकाला था किसके किसके करस्पॉन्डिंग, पीएच मिनिमम, मैंने बताया था पीएच मिनिमम पाने के लिए आपको बेटा सॉल्ट अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन जो होना चाहिए वो 1/10 के इक्वल होना चाहिए। फॉर मिनिमम पीएच सॉल्ट बाई एसिड कितना होना चाहिए, 1/10, क्योंकि ये हेंडरसन हेसल-बाल्च इक्वेशन था जो 1/10 से लेके 10 तक वैलिड था। ध्यान है, ये कहां से कहां तक वैलिड है, 1/10 से लेके सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो कहां तक जाना चाहिए, 10 तक। तो इसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम मिलता है, इसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम मिलता है, और बेस्ट बफर के लिए रेशियो कितना हो जाना चाहिए, 1। तो ये हमारा था, और यहां से जब आप पीएच मिनिमम हम लोग निकालेंगे तो पीएच मिनिमम कितना आ जाएगा बेटा, सॉल्ट बाई एसिड की जगह पे 1/10 डालो तो ये -1 हो जाएगा, तो पीएच मिनिमम आया था हमारा pK-1। और बेटा अगर पीएच मैक्सिमम निकालना हो तो कैसे निकालोगे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए मैंने बताया सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो कितना होना चाहिए आपके लिए, 10 होना चाहिए। और अगर मैक्सिमम पीएच निकालना है तो 10 होने का मतलब क्या हो जाएगा, पीएच मैक्स, तो पीएच मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका pK+1, क्योंकि आप log 10 डालेंगे तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो बस सिंपल होता है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होता है, आप एक जगह पे अगर कलेक्ट करते जाएंगे इन्फॉर्मेशन तो आपको चैप्टर इजी लगेगा काफी। और बेस्ट बफर, एक और बात की थी हमने, बेस्ट बफर। तो बेस्ट बफर कौन से बफर होते थे, ऐसे बफर जो अपने चेंज इन पीएच के ऊपर रेजिस्टेंस उनका क्या हो, मैक्सिमम हो। और बेस्ट बफर होने के लिए बेटा सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो मैंने आपको बताया था कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो 1 हो जाएगा तो आप सॉल्ट अपॉन एसिड की जगह पे 1 डालेंगे तो log 1 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो इसका मतलब पीएच बेस्ट बफर का पीएच अगर कोई पूछे कि पीएच ऑफ बेस्ट बफर कितना है, तो बेस्ट बफर का पीएच जो होता है यहाँ पे जैसे ही 1 रखोगे 0 हो जाएगा, तो पीएच ऑफ बेस्ट बफर विल बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, पीके, ठीक है। तो लास्ट क्लास में ये सब हमने कवर किया था, है ना, रिवाइज कर लिया हमने, थोड़ा सा फटाफट देख लिया कि क्या क्या चीजें पड़ी थी। अब हम लोग देखने जा रहे हैं बफर एक्शन। बफर एक्शन के भी बारे में बात किया था मैंने। बफर रेंज के बाद हमने क्या पढ़ा था, बफर एक्शन। बफर एक्शन क्या होता था, जब हम लोग कोई स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस को ऐड कर देते हैं बफर सॉल्यूशन के अंदर, पहले से कोई ओरिजिनल बफर है अपने पास, उसके अंदर हमने एक्स्ट्रा अमाउंट में, जैसे ये अपने पास बफर बना हुआ है, इसके अंदर मैंने स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस को ऐड किया, तो बफर किस तरीके से एक्शन लेता है ताकि उसके पीएच में चेंज ना हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, बफर एक्शन। तो अब हम लोग बफर एक्शन ही देखने जा रहे हैं आज की क्लास में कि बफर एक्शन क्या है, किस तरीके से काम करेगा। चलो तो नेक्स्ट हम लोग अपना हेडिंग लेते हैं, बफर एक्शन। डेफिनेशन मैंने सब आपको पहले ही बता दिया है। एसिडिक बफर में मैं काफी टाइम देके चीजों को समझा रहा हूं, तो बेसिक बफर में यही चीजें जस्ट इसका मिरर इमेज होंगी, तो हम लोग उनको फटाफट देखेंगे, है ना, इतना टाइम उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं डालूंगा मैं, क्योंकि दोनों एक ही तरीके से हैं, बस पीएच की जगह पे वहां पे पीओएच हो जाएगा बेसिक बफर के केस में। तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग लेते हैं बेटा, बफर एक्शन। हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है, बफर एक्शन।
और बफर एक्शन की डेफिनेशन मैंने पहले ही लिखवा दी है। क्या बफर एक्शन का मतलब क्या होता है? एक्शन ऑफ ए बफर सॉल्यूशन व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस आर एडेड बाय विच इट चेंज इट्स रेजिस्टेंस टू पीएच, है ना। अपने पीएच में जो चेंज है उसके लिए जो रेजिस्टेंस लगा देता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्शन ऑफ बफर, कि उस बफर ने क्या एक्शन लिया है। चलो, तो बफर एक्शन के बारे में बात करो तो हमारे पास, सपोज करो आपके पास कोई ओरिजिनल बफर है, पहले से हमारे पास एक ओरिजिनल बफर है। ओरिजिनल बफर है जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं CH3COOH, वीक एसिड हो गया, और वीक एसिड के साथ इसका सॉल्ट ले लेते हैं बेटा हम लोग CH3COONA। ये हमारा क्या है? ओरिजिनल बफर है। मैंने बता दिया था आपको रेशियो है तो मोल्स लो या कंसंट्रेशन लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या होने वाला है? कैंसिल आउट होने वाला है। तो मानने के लिए मैंने मान लो इसको मान लिया C1 मोल्स है और इसके C2 मोल्स हैं। चाहे आप मोल्स कहो या कंसंट्रेशन कहो, मैं मोल्स कह रहा हूं क्योंकि मैं इसको मोल मान के ही चलूंगा। पर लीटर में जो कंसंट्रेशन होता है उसको मोल्स ही बोल देंगे। तो सपोज करो ये मोल्स है, C1 मोल्स और C2 मोल्स। ये हमारे पास क्या है बेटा? ओरिजिनल बफर है। अब इस बफर में हम लोग कोई या तो एसिड ऐड करेंगे या तो बेस ऐड करेंगे। तो देखो एक्शन कैसे होता है उसे समझा रहा हूं मैं। ये हमारा एसिटिक एसिड है, जैसे इस सॉल्यूशन में मौजूद रहेगा तो इस फॉर्म में तो रहेगा नहीं, डिसोसिएटेड फॉर्म में अपने आयंस में रहने वाला है, CH3CO- प्लस H+ में रहेगा, ठीक है। और जो सॉल्ट है CH3CONA, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो एक ऐसे डिसोसिएट होगा CH3CO- प्लस Na+, ठीक है। ये इनका हमारे पास एक ओरिजिनल बफर सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस बफर सॉल्यूशन में हमने एसिड को ऐड किया, तो एसिड जब ऐड करोगे बेटा तो एसिड किसके साथ? आपको बताया था मैंने बफर सॉल्यूशन की ये खास बात होती है कि हर बफर के अंदर एसिडिक पार्ट भी होता है और बेसिक पार्ट भी होता है। इस बफर के अंदर एसिडिक पार्ट कौन सा है? ये तो वीक एसिड है, तो ये इसका एसिडिक पार्ट है। और ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट किसका है बेटा? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो बेसिकली ये किस नेचर का होगा? ये सॉल्ट का नेचर कैसा होगा? बेसिक, बताया था मैंने, क्योंकि सोडियम का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा और एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा। तो एनायन क्या करेगा? H2O से H+ ले लेगा तो सॉल्यूशन को बेसिक बनाएगा। तो बेसिकली ये बेसिक पार्ट ये हो गया। बेसिक पार्ट कौन सा हो गया? CH3CO-। और एसिडिक पार्ट तो हमारे पास पूरा का पूरा वीक एसिड है ही। तो बफर के अंदर दोनों पार्ट होते हैं। क्या होगा अगर हमने एसिड को ऐड किया? अगर आप एसिड को ऐड करोगे तो एसिड इससे रिएक्ट करने वाला है, पहले इससे रिएक्ट करेगा कि सॉल्ट से रिएक्ट करेगा? तो एसिड एसिड से तो रिएक्ट करता नहीं है, मतलब वो इसी से करने वाला है, WASB से। तो जैसे ही आप बेटा एसिड को ऐड करते हैं तो एसिड के लिए बेसिक पार्ट कौन सा है? CH3CO-। तो आपने जैसे ही किसी एसिड को ऐड किया, किसी एसिड को आपने ऐड किया, एसिड का मतलब क्या छोड़ने वाला है? H+। तो वो H+ को कौन न्यूट्रलाइज करेगा इन दोनों में से? सॉल्ट वाला पार्ट न्यूट्रलाइज करेगा। तो CH3CO- उसको न्यूट्रलाइज करके किस में कन्वर्ट कर देगा? CH3COOH में कर लेगा, ठीक है। और अगर आपने किसी बेस को ऐड किया तो बेस को न्यूट्रलाइज कौन करेगा? तो बेस इसके साथ तो रिएक्ट करेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही बेसिक नेचर का है। तो बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा? एसिड के साथ करेगा। तो आपने जैसे ही किसी बेस को ऐड किया तो वो एसिड से करेगा। एसिड से रिएक्ट करने का मतलब, बेस डालने का मतलब ही क्या है? OH- को डालना। और OH- को डालोगे तो किसको लेके जाएगा? H+ को लेके जाएगा। तो आपने जैसे ही किसी बेस को ऐड किया, देखो आपने किसी बेस को ऐड किया, बेस का मतलब ऐड करने का मतलब आपने किसे ऐड किया? OH-। तो OH- किसको लेके जाएगा? H+। और H+ को लेके जाएगा तो आपको कौन सा बनाएगा? क्या बना देगा? H2O बना देगा यहाँ पे, ठीक है। OH- आएगा तो H+ लेके क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। तो आपने बेस डाला तो ये न्यूट्रलाइज करेगा, एसिड डालेंगे तो ये पार्ट न्यूट्रलाइज करेगा। ये तो डायग्राम में दिखाने का तरीका हो गया। इसको अब हम लोग देखते हैं कि एक एक पार्ट करते हैं। पहले एसिड को डील करते हैं, फिर बेस को डील करते हैं। तो सबसे पहला मैं डालता हूं, फर्स्ट पार्ट हम लोग लेते हैं। चलो ये हो गया ना, इसको मैं हटा रहा हूं, है ना। ये हम लोगों ने डायग्राम के फॉर्म में देख लिया, इसको हटा के मैं करा रहा हूं कि हमने एसिड को ऐड किया तो किस तरीके से होगा और बेस को ऐड किया तो किस तरीके से होने वाला है। देखो तो एक एक करते हैं हम लोग। फर्स्ट लेते हैं, पहला पार्ट हम लोग लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हमारे पास ओरिजिनली क्या है बेटा? CH3COOH है प्लस CH3COONA। ये ओरिजिनली हमारे पास, ये C1 है और ये हमारा C2 मोल्स है। ये ओरिजिनल हमारे पास था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड, स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड।
सबसे पहले मैं किसको ऐड कर रहा हूं बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड कर रहा हूं। सपोज करो हमने मान लिया लेट ए मिलीमोल्स ऑफ HCl आर एडेड। हमने मान लिया कि A मिलीमोल्स किसका ऐड कर रहा हूं मैं, HCl का। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो देखो जैसे ही आप कोई नया कंपोनेंट डालते हो, है ना, किसी सॉल्यूशन में कोई नया कंपोनेंट आएगा तो फर्स्ट यू हैव टू थिंक अबाउट द रिएक्शन। रिएक्शन के बारे में आपको सोचना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब भी दो अपोजिट नेचर की चीजें मिलेंगी तो वहां रिएक्शन होने का चांस है। तो हम लोग HCl को जैसे ही डालते हैं तो हमें रिएक्शन के बारे में सोचना है। तो HCl किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड से करेगा कि बेस से करेगा? तो अभी मैंने बता दिया एसिड से। एसिड तो रिएक्ट करने नहीं वाला, तो किससे करेगा, इस सॉल्ट से करने वाला है रिएक्शन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3COONA प्लस HCl। HCl इसके साथ रिएक्ट करेगा और जैसे ही HCl रिएक्ट करेगा आपका बेटा क्या बनाएगा, ये रिएक्शन पहले भी मैंने लिखवाई थी, Na चला जाएगा Cl के साथ, बस केटायन एनायन का आपस में एक्सचेंज करा देते हैं। तो क्या बन जाएगा आपका CH3COOH प्लस NaCl प्लस NaCl। NaCl के बारे में तो कोई परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो हमेशा सॉल्यूशन को कैसा बना के रखने वाला बेटा, न्यूट्रल। NaCl तो हमेशा सॉल्यूशन को कैसा बना के रखेगा, न्यूट्रल ही बना के रखेगा। तो NaCl से हमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि NaCl का pH कितना आता है 7, तो ये तो हमेशा न्यूट्रल रखने वाला है। हाँ अब बात करो यहाँ पे, ओरिजिनली CH3CON के कितने थे, C2 मोल्स थे। ओरिजिनल मोल्स कितने थे बेटा, C2। हर चीज ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में होती है। CH3COH के कितने मोल्स थे, C1। तो सोडियम एसीटेट के C2 मोल्स है ना, और एसिटिक एसिड के C1 मोल्स, और हमने इसके अंदर A मिलीमोल्स HCl को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब बेटा जब भी दो चीजें आपस में रिएक्ट करेंगे और दोनों को मिलीमोल्स पता है, तो यहाँ पे तीन ऑप्शन हो सकता है। क्या तीन ऑप्शन, या तो दोनों लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएंगे, या तो केवल ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, या तो केवल दूसरा वाला लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो तीन पॉसिबिलिटीज हमेशा आपकी चलती रहेंगी जब भी आप रिएक्शन कराओगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं तीनों पॉसिबिलिटीज को। क्या क्या हो सकता है, पहला पॉसिबिलिटी ये हो सकता है इफ C2 इक्वल्स A हो जाए। पहली पॉसिबिलिटी कि C2 और A आपस में क्या हो जाए, बराबर। तो अगर बेटा आपका C2 और A, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, पहली तो ये हो सकता है, सेकंड पॉसिबिलिटी इफ C2 इज ग्रेटर देन A, C2 A से ज्यादा हो जाए। और थर्ड पॉसिबिलिटी है अपने लिए कि इफ C2 इज लेस देन A। तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है हमेशा। तो अगर आपका C2 A के बराबर हो गया तो क्या होगा बताओ, C2 और A आपस में अगर बराबर हो जाएंगे, मतलब ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, दोनों लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएंगे। तो अगर बेटा ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो सॉल्यूशन में केवल क्या बचा रहेगा, अगर ये दोनों न्यूट्रलाइज हो गए तो क्या बचेगा सॉल्यूशन में, केवल CH3COH बचेगा। अगर C2 और A बराबर है तो ये भी खत्म, ये भी लिमिटिंग रिएजेंट, और दोनों लिमिटिंग रिएजेंट, तो सॉल्यूशन में फाइनली केवल CH3COH बचने वाला है। मतलब हमारे सॉल्यूशन में केवल और केवल अब क्या बचा हुआ रहेगा, वीक एसिड। तो pH डिटर्मिनेशन का काम कौन करेगा, आप केवल और केवल वीक एसिड से pH डिटरमाइन होगा। तो pH विल बी डिटरमाइन only because of weak acid, only because of weak acid। तो pH केवल और केवल इस वीक एसिड से डिटरमाइन होगा। ठीक, अगली बात करो, अगर C2A से बड़ा हो गया तो क्या होगा, C2A से बड़ा हो जाएगा। तो अगर ये वैल्यू ज्यादा हो गई A से, तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन बन जाएगा, HCl। तो यहाँ पे हमारे लिए HCl खत्म हो जाएगा सॉल्यूशन से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन थे, पहले वाले केस में लिमिटिंग रिएजेंट कौन थे बेटा, तो पहले वाले केस में लिमिटिंग रिएजेंट हमारा CH3CONA भी था प्लस HCl भी था, दोनों लिमिटिंग रिएजेंट थे। सेकंड केस में बात करूं तो सेकंड केस का लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, सेकंड केस में लिमिटिंग रिएजेंट HCl हो जाएगा। जो अमाउंट कम है वही हमारे लिए लिमिटिंग रिएजेंट। तो HCl हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो बताओ सॉल्यूशन में क्या बचेगा, HCl खत्म हो गया तो हमारे पास ये भी बचा रहेगा और साथ में ये भी बचा रहेगा। मतलब हमारे पास सॉल्यूशन में क्या क्या बचा है बेटा, CH3COONA भी बचा है प्लस CH3COOH ये भी बचा है हमारे पास। तो क्या ये बफर सॉल्यूशन की कंडीशन है, तो इस केस में हमारे पास क्या बनने वाला है, बफर। इस केस में हमारे पास क्या बनेगा, बफर बनेगा। क्योंकि हम लोग तो बफर ही पढ़ रहे हैं तो मैं बफर वाला केस ही डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं क्या क्या हो सकता है। ठीक है, और अगर मान लो C2A से कम हो जाएगा, तो C2A से कम हो जाएगा तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, C2A से कम हो जाएगा। ये वैल्यू कम हो गई HCl से, तो मतलब ये खत्म हो जाना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा क्या हो गया, CH3COONA, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया।
तो बेटा सॉल्यूशन में क्या बचेगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट तो खत्म, तो बचेगा HCl और CH3COH। तो इसका मतलब अब सॉल्यूशन में हमारे पास HCl प्लस CH3COOH ये बचने वाला है। ठीक है, तो अगर ये बचा है तो बेटा बेसिकली मिक्सचर किसका है, देखो ये किसका पेयर है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड का। और स्ट्रॉन्ग एसिड और मतलब हमारे पिछले पुराने केस शुरू हो जाते हैं ना। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का पेयर है, तो पीएच कौन डिटरमाइन करेगा, पीएच विल बी डिटरमाइन बाई स्ट्रॉन्ग एसिड ओनली, स्ट्रॉन्ग एसिड ओनली। क्योंकि मैंने आपको बताया है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के मिक्सचर में जो भी H प्लस आता है वो पूरा का पूरा H प्लस किसकी वजह से लिया जाता है बेटा, एजम्पशंस ध्यान रखने पड़ेंगे। H प्लस पूरा का पूरा किसकी वजह से लिया जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से। तो आपके ये 3 पॉसिबल केस हो सकते हैं इनके ऊपर भी, बट इन द प्रेजेंट केस वी आर डीलिंग विथ सेकेंड पार्ट, हम लोग इससे डील करने वाले हैं। क्योंकि हमारे लिए तो कौन सा पार्ट देखने जा रहे हैं, बफर एक्शन, पर न्यूमेरिकली आपको इन दोनों के ऊपर भी आ सकता है। अगर आपके दोनों इक्वल अमाउंट में दे दिया मैंने, तब आपका वीक एसिड का सॉल्यूशन बन जाएगा। और वीक एसिड का हमने पढ़ा है, क्या करते हैं, K/C का रेशियो निकालते हैं, फिर पीएच डिटरमाइन करते हैं अंडर रूट में K इंटू सी से, 25 इंटू 10⁻⁴ से छोटा है बड़ा है, वो वाला केस आ जाएगा यहाँ पे। सेकंड तो हमारा बफर वाला ही केस है, तो पीएच जो बफर का फॉर्मूला था उससे निकाला जाएगा। और लास्ट वाले केस में बात करो तो देखो मिक्सचर किसका बचा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का, तो उसका वाला फॉर्मूला फिर हमें लगाना पड़ेगा। मतलब पुराने केस अब यहाँ पे रिपीट होना शुरू हो जाते हैं जो भी हमने पीछे पढ़ा था। तो हमारे लिए प्रेजेंट टाइम पे हम लोग जो देखने वाले हैं बफर सॉल्यूशन ही देखने वाले हैं। तो C2A से बड़ा है तो मैं इसको A को लिमिटिंग रिएजेंट मानूंगा, हमारे लिए A क्या बन जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा। तो अगर A लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा तो ये बेटा सॉल्यूशन से खत्म हो जाएगा, है ना। तो अगर इसका A खत्म हो गया तो इसके 1 मोल से 1 मोल खत्म हो रहा था, तो इसका कितना बनेगा, C2 - A बचेगा। और इसके 1 मोल से 1 मोल बन रहा था, तो C1 पहले से ही था, C1 तो पहले से था ओरिजिनल सॉल्यूशन में, और इस HCl से रिएक्शन होने के बाद A मोल्स और बन गए, तो कितना हो गया, ये C1 + A हो गया। अब हम लोग जो pH का फॉर्मूला पढ़े थे बेटा, pH का फॉर्मूला क्या हमारे लिए था, pK + log कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, यही फॉर्मूला पढ़े हम लोग। तो बस इस फॉर्मूले में देख लो अपना क्या वैल्यूज डालनी है। तो हमारे लिए pH का फॉर्मूला क्या होने वाला है, pKa + log, सॉल्ट की जगह पे कितना रखोगे बेटा, सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना हो चुका है, सॉल्ट ये रहा, सॉल्ट का कंसंट्रेशन C2 - A हो चुका है, तो ऊपर आएगा अब हमारे लिए C2 - A, और नीचे देखो एसिड का कंसंट्रेशन कितना हो चुका है बेटा, C1 + A। तो ये हमारा pH का फॉर्मूला बन जाता है, कब, जब हम लोग किसी एसिड को ऐड करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड को। तो आई होप कि अब समझ में आ गया, काफी ज्यादा एलोबरेट कर दिया मैंने, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है उनको भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये हमारा pH का फॉर्मूला आ जाता है कब, जब किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग ऐड करते हैं, यही है बफर एक्शन, यही एक्शन लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे pH में चेंज तो हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चेंज बिल्कुल नहीं हुआ है, pH वैल्यू चेंज हुई है, लेकिन ये चेंज काफी स्मॉल अमाउंट में होगा, क्योंकि आप देखो जो चेंज आ रहा है वो लॉग के अंदर आ रहा है, और हमें पता है लॉग के अंदर अगर 10 यूनिट का भी चेंज आएगा तो pH में केवल 1 यूनिट का चेंज आएगा। अगर इसके अंदर 10 यूनिट का चेंज आएगा तो pH में केवल 1 यूनिट का चेंज आएगा, तो काफी स्मॉल चेंज होता है। और आप यहां से ये भी देख सकते हो कि सॉल्यूशन का pH घटेगा कि बढ़ जाएगा। अपने एसिड को ऐड किया है, एसिड को ऐड करते हैं तो pH हमेशा कम होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से pH डिक्रीज भी हुआ है, pH डिक्रीजेज, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है ना, बहुत कम अमाउंट में। लॉग के अंदर की क्वांटिटी देखो पहले से कम हो चुकी है, C2 - A/C1 + A, ऊपर की वैल्यू कम कर दी, नीचे वैल्यू बढ़ा दिया, तो इसका मतलब pH क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारा इफेक्ट था, कब बफर एक्शन था, जब स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड करते हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज है, और ये फॉर्मूला हमारा निकल के आता है। हमें फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, मैं अभी एक न्यूमेरिकल से दिखा रहा हूँ, आपको न्यूमेरिकली खुद सॉल्व करोगे, ये फॉर्मूला रटने उठने की जरूरत हमें नहीं है। हमें तो केवल ये दिमाग में होना चाहिए कि pH = pK + log salt upon acid, ठीक है। और इन तीनों पॉसिबिलिटीज को भी मैं न्यूमेरिकली फॉर्म में अभी डिस्कस कराता हूँ। तो ये पहला मैंने लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड कर दिया। अब सेकंड केस में लेता हूँ किसको बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड करते हैं, ये हमारा फर्स्ट केस था। सेकंड केस देखो, सेकंड केस में हम लोग किसको ऐड करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस इज एडेड। स्ट्रॉन्ग एसिड का केस हमने देख लिया। एसिड को अभी मैंने डायग्रामेटिक समझाया था आपको कि एसिड किससे रिएक्ट कर रहा था, सॉल्ट के साथ। अब आप बेस को ऐड करोगे तो बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, मतलब अब हमें रिएक्शन भी बदलनी पड़ेगी, ठीक है।
तो देखो अब क्या होगा, लेट बी मिलीमोल्स, मान लो बेस का कितना मिलीमोल्स मान लिया, बी मिलीमोल्स ऑफ बेस लेना है, तो बेस में मैंने मान लो स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया किसको, NaOH को। लेट बी मिलीमोल्स ऑफ NaOH आर एडेड। अब आप अगर बेस को ऐड करोगे बेटा तो बेस किसके साथ रिएक्ट करने वाला है बताओ, बेस का रिएक्शन किसके साथ होने वाला है, तो बेस का रिएक्शन हमारा बेटा, बेस जाएगा तो एसिड से रिएक्ट करने वाला है, मतलब अब वो रिएक्शन करेगा CH3COH के साथ रिएक्ट करेगा, कौन जाके, बेस। आप एसिड डालोगे तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये इसका बेसिक पार्ट पड़ा था, और आप बेस को डालोगे तो बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बफर का एसिडिक पार्ट पड़ा है। हम लोग यही पढ़े हैं कि बफर के पास एसिडिक और बेसिक दोनों पार्ट होते हैं, तो इसलिए रिएक्शंस के बारे में हम लोग सोचना है और लिखना है। ये एसिडिक पार्ट है, ये जैसे ही बेस को ऐड किया आप तुरंत ऐड करोगे तो आपका रिएक्शन क्या होने वाला है, ये NaH से रिप्लेस करेगा, केटायन एनायन को बस रिप्लेस करना है, तो क्या बन जाएगा आपका CH3CONa बन जाएगा, प्लस साथ में क्या बन जाएगा H2O। एसिड बेस रिएक्शन तो यही हो गई ना, ये एसिड है ये बेस है, तो एसिड बेस क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर। अब ले लो ओरिजिनली कितना था, ओरिजिनल बेटा हर चीज ओरिजिनल से डील करनी है। ओरिजिनली हमारे पास सॉल्यूशन में इसका कितना अमाउंट था C1, और इस सॉल्ट का अमाउंट कितना था C2। अब ये अलग बात है, बाद में इसकी वजह से कुछ जो बनेगा वो जुड़ जाएगा उसके अंदर, जैसे पिछले केस में हुआ था। तो ये C1 है और ये C2, और हमने NaOH के कितने मिलीमोल्स डाले हैं, मान लो बेटा B मिलीमोल्स, जो मैंने आपको बोल दिया B मिलीमोल्स। अब यहां भी देखो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्यों, यहां भी तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, क्या क्या तीन पॉसिबिलिटीज हैं, यहां भी तीन पॉसिबिलिटी है अपने पास। देखो अब ये पिछले केस का था, इस केस में भी हमारे पास इस तरीके से तीन पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। क्या क्या तीन पॉसिबिलिटी हैं, पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी बेटा, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये थी कि इफ, पहली पॉसिबिलिटी ये हो कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए, मतलब दोनों लिमिटिंग रिएजेंट बन जाए, इफ C1 इक्वल्स टू B, पहली पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, इफ C1 इज लेस देन B, है ना, ये C1 इज ग्रेटर देन B कर देता हूं, C1 इज ग्रेटर देन B। और थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है अपने पास इफ C1 इज लेस देन B। तो हमारे पास देखो यहाँ भी तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, जब भी दो चीजें रिएक्ट करेंगी ना तो वहां पे तीन पॉसिबिलिटी होती है, या तो दोनों लिमिटिंग रिएजेंट, या तो कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट, या दूसरा वाला लिमिटिंग रिएजेंट। तो अभी देखो पहला वाला केस लेते हैं, अगर दोनों बराबर हो गए मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा यहाँ पे बेटा, अगर C1 और B आपस में बराबर है तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, मतलब ये भी खत्म ये भी खत्म, तो सॉल्यूशन से हमारा लिमिटिंग रिएजेंट CH3COH भी खत्म और प्लस NaOH, ये दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये दोनों सॉल्यूशन से खत्म हो जाएंगे, आपस में कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर लेंगे। तो C1 बराबर B था, तो बचेगा केवल और केवल क्या बचेगा हमारे पास, सॉल्ट बच गया, CH3CONa बच गया। तो pH किससे डिटरमाइन होगा बेटा, तो ये हमारा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस हो जाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, pH कैसे डिटरमाइन करेंगे, pH विल बी डिटरमाइन बाय सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना, क्योंकि ये भी खत्म, दोनों अगर खत्म तो केवल सॉल्ट बचा, तो pH किससे डिटरमाइन होगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से। और हमें पता है CH3CONa एक तरीके का WASB वाला सॉल्ट है, तो इसके लिए जो pH का फॉर्मूला होता है उसे हम लोग बस यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो इसमें बात करो, अगर C1 ग्रेटर देन B हो जाए तब लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, अगर आपने C1 को B से ज्यादा कर दिया, मतलब ये अमाउंट ज्यादा ये अमाउंट कम है, तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा NaOH बन जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, NaOH। तो NaOH सॉल्यूशन से खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या क्या बचेगा, CH3COOH भी बचेगा, और साथ में जो सॉल्ट बना होगा ये भी बचेगा, CH3CONa। तो आप देखो फिर से क्या बफर का ही सॉल्यूशन बन गया, तो इसका मतलब हमारे लिए ये दोनों मिलके फिर से क्या बनाने वाले हैं, बफर बन जाएगा। हमारे लिए क्या बचेगा, बफर। तो बफर बचेगा तो pH किससे डिटरमाइन करेंगे, बफर के फॉर्मूले से, pH विल बी डिटरमाइन बाय बफर फॉर्मूला। बफर का जो फॉर्मूला था pH का हमारा अभी जो निकाला था उससे डिटरमाइन किया जाएगा। और लास्ट केस हो सकता है कि आपका C1 B से छोटा हो जाए, C1 B से छोटा मतलब ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, NaOH बचेगा और CH3CONa बचेगा। तो इसका मतलब हमारा LR क्या बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट CH3COOH, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा तो बचेगा क्या सॉल्यूशन में बेटा, सॉल्यूशन में बचेगा हमारे पास NaOH प्लस साथ में CH3COONa। तो अब इसमें pH कैसे डिटरमाइन करोगे, तो आप देखो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये तो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये भी हमारे लिए किस तरीके का सॉल्ट होगा,
ये किस तरीके का सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट होगा ना, ये किस नेचर का सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट, CaCO माइनस बेसिक सॉल्ट है, सोडियम का तो होने नहीं वाला, एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा और एनायन का हाइड्रोलिसिस होता है तो बेसिक बनाता है। तो मैंने बेसिकली ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये तो उसके कंपेरेटिवली क्या होगा, थोड़ा सा वीक होगा, तो इसमें पीएच कौन डिटरमाइन करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस डिटरमाइन करेगा। तो पीएच विल बी डिटरमाइन बाई स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस से डिटरमाइन होगा। इसका मतलब हमारे लिए कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस जो होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस किसका लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस का। तो आप एक बार इसका कंसंट्रेशन ले लोगे तो फिर आप पीएच तो निकाल ही सकते हो। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज के बारे में आपको सोचना है जब भी है ना, ये एडवांस लेवल के प्रॉब्लम में इस तरीके के तीनों पॉसिबिलिटी आएंगे। बट इन प्रेजेंट केस वी आर डीलिंग विद द बफर, तो बफर से अगर डील कर रहे हैं मतलब हमें कौन सा केस लेके चलना है, सेकंड वाला केस लेके चलना है बेटा, क्योंकि सेकंड केस के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि सेकंड केस में क्या होने वाला है, हमारा बफर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा, तो हम लोग बफर से ही डील करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप सेकंड केस से डील करोगे तो आपका ये लिमिटिंग रिएजेंट बनाओगे और लिमिटिंग रिएजेंट का अमाउंट क्या हो जाएगा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन ये खत्म होने वाला है, तो इसका कितना बनेगा, C1 माइनस बी बचेगा, ठीक है, क्योंकि बी एक मोल से एक मोल, तो बी से कितना जाएगा, बी एक से एक बन रहा था पहले से, C2 था ही पहले से ओरिजिनल में, और इसके दोनों के रिएक्शन की वजह से प्लस बी अमाउंट और बन गया, ठीक है, तो C2 प्लस बी हो गया। तो अब बताओ पीएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पीएच इज इक्वल टू फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ये फॉर्मूला है ओरिजिनल। इसी ओरिजिनल फॉर्मूले में बस आपका कंसंट्रेशन ही तो चेंज हुए हैं, तो पीएच का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, पीके प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन, देखो सॉल्ट ये है ना, सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना हो चुका है, C2 प्लस बी, सॉल्ट का कंसंट्रेशन हो चुका है C2 प्लस बी, अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन देखो कितना हो चुका है, C1 माइनस बी, तो ये C1 माइनस बी, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है, और ये हमारा बेस को ऐड करने पे ये क्या है, उसका बफर एक्शन है, ठीक है। और आप यहाँ से देख सकते हो वही फिर से चेंज तो हुआ है पर काफी कम अमाउंट में हुआ है, क्योंकि लॉग के अंदर चेंज हुआ है, और आप ये देख सकते हैं कि पीएच पहले से घटा नहीं, उल्टा पीएच इस बार क्या हो गया, बढ़ चुका है, क्योंकि हमें पता है कि अगर बेस को ऐड करते हैं किसी सॉल्यूशन में तो पीएच बढ़ता है, एसिड को ऐड करते हैं तो घटता है, क्योंकि हमने बेस को ऐड किया है। तो आप देख सकते हैं लॉग के अंदर की क्वांटिटी पहले से बढ़ चुकी है, क्योंकि ऊपर जोड़ा गया और नीचे घटाया गया है, ठीक है, तो आपकी क्वांटिटी बढ़ चुकी है। तो इस तरीके का ये बफर एक्शन है, किसका, एसिड और बेस को ऐड करते हैं। तो चलो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम लोग, है ना, ताकि ये सब भी केसेज हमारे क्लियर हो जाएं किस तरीके से हमसे पूछेगा। तो ये बस बेसिक मीनिंग था बफर एक्शन का। चलिए तो एक न्यूमेरिकल हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना डीलिंग हमेशा ओरिजिनल पार्ट से करना है, डीलिंग हमेशा किससे होगा, ओरिजिनल जो गिवन होगा उस वैल्यू से करना होता है। तो ये जो मैं पॉसिबिलिटीज दिखा रहा हूँ ऐसा पॉसिबिलिटीज क्वेश्चंस में भी फ्रेम हो सकता है हमारे पास। तो ये समझाने में मैंने टाइम लिया है आपको, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन इसके ऊपर कराने वाला हूँ। एक क्वेश्चन देखने के बाद हमारा एसिडिक बफर कंप्लीट हो जाएगा, उसके अंदर मैंने सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनाया है और उसके ऊपर आपको सारे कवर हो जाएंगे कैसे। जैसे देखो न्यूमेरिकल हम लोग लेते हैं, इसके ऊपर आपको दे देता हूं मैं अमाउंट 12 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड CH3COH और इसका K दिया आपको 10⁻⁵। बेटा एग्जैक्ट वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁵ होता है, पर मैं न्यूमेरिकली सिंप्लिसिटी के लिए उसको 10⁻⁵ लेता हूं। अगर आपके एग्जाम में 1.8 इंटू 10⁻⁵ होता है तो वही दिया होगा, तो उसमें क्या करना है 5 माइनस लॉग 1.8 आपको बस लगाना रहता है ना। तो ध्यान रखना थोड़ा सा, मैं सिंप्लिसिटी के लिए बस लेता हूं। तो 12 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड एंड 16.4 ग्राम ऑफ CH3COONA सोडियम एसीटेट, ठीक है, आर डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। 12 ग्राम एसिटिक एसिड एंड 16.4 ग्राम ऑफ सोडियम एसीटेट आर डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। हमसे बोल रहा है फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, कैलकुलेट pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। सबसे पहला पार्ट क्या है बेटा, आपको pH निकालना है रिजल्टिंग सॉल्यूशन का। कैलकुलेट pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट हमसे बोल रहा है चेंज इन pH व्हेन 3.65
ग्राम 3.65 ग्राम ऑफ HCl आर एडेड। ठीक है, 3.65 ग्राम अगर HCl को ऐड कर दिया ऊपर से तो चेंज इन पीएच बताना है। थर्ड पार्ट दे रहा है आपसे चेंज इन पीएच व्हेन, इसका डबल अमाउंट दे देता हूं मैं आपको, है ना, 7.30 ग्राम ऑफ HCl आर एडेड। ठीक है, फोर्थ पार्ट दे रहा है क्वेश्चन का चेंज इन पीएच व्हेन 10.95 ग्राम ऑफ HCl आर एडेड। ठीक है, अलग अलग मैं पॉसिबिलिटीज दिखा रहा हूं आपको, जो अभी मैं बता रहा था 3 केसेज हो सकते हैं, वो क्वेश्चंस के फॉर्म में मैं ले रहा हूं क्या क्या केसेज कैसे हो सकते हैं। और लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट मान लो एक और दे रहा है चेंज इन पीएच व्हेन 0.40 ग्राम ऑफ बेस भी एक ऐड करवा देता हूं NaOH आर एडेड। ठीक है, ये हमारे 4 पार्ट में क्वेश्चंस को डील करना है आपको, है ना। ये 5 पार्ट दिए हैं मैंने आपको, इनमें डील करना है। कैसे करेंगे आप एक बार ट्राई कर सकते हैं इसको, है ना, कि क्या होगा। पहले तो सबसे पहले सिंपल पार्ट निकाल लो, पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो जैसे ही मुझे बेटा आपको वीक एसिड दिखा, पहला वीक एसिड दिखा और यहाँ पे मुझे उसका सॉल्ट दिखा, वीक एसिड और उसी वीक एसिड का सॉल्ट दिखा और दोनों को मिक्स किया गया 1 लीटर वाटर के अंदर, तो वैसे ही मुझे समझ में आ गया है कि ये क्या बनने वाला है, बफर सॉल्यूशन बनने वाला है, क्योंकि कॉमन आयन CH3CO माइनस दोनों में है। ठीक है, तो ये बेसिकली बफर बनने वाला है। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले हम लोग मोल्स निकाल लेते हैं ना, क्योंकि हमें मास दिया है ना, तो मास से पहले क्या निकालो, मोल्स। तो मोल्स ऑफ CH3COH, चलो नीचे कर देता हूँ सॉल्व। देखो हम लोग सॉल्व करते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे है। हम लोग पहले क्या निकालते हैं, मोल्स ऑफ CH3COOH, मोल्स निकालो। मोल्स कैसे निकालोगे, मास अपॉन मोलर मास से। मास कितना दिया है बेटा 12 ग्राम, अपॉन मोलर मास कितना होगा CH3COH का, एसिटिक एसिड का मोलर मास 60 होता है, आप ऐड करके निकाल लो 60 आएगा। ठीक है, तो ये 60 होने का मतलब कितना हो गया 1/5, 1/5 का मतलब कितना 0.2 मोल्स, कितना 0.2 मोल्स। मुझे तो कंसंट्रेशन से काम चलना होता है। अब मैंने वॉल्यूम कितना दिया है, 1 लीटर पानी में डाला गया है, तो बेटा अगर वॉल्यूम 1 लीटर है तो जो मोल्स है वही उसकी क्या हो जाएगी, मोलरिटी, क्योंकि हमें पता है मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। 2/1 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 कह रहा हूं, 0.2 ना, 0.2/1 करोगे तो कितना आ गया है 0.2 मोलर। तो पहले एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन निकाल लिया मास की हेल्प से। सेकंड देखो मोल्स ऑफ किसका निकालो, सोडियम एसीटेट का, CH3COONA, तो सोडियम एसीटेट का आप निकालो। तो सोडियम एसीटेट का मास कितना दिया है बेटा मैंने 16.4 डिवाइडेड बाई मोलर मास, सोडियम एसीटेट का मोलर मास बेटा 82 आता है ना, ये आप निकाल लो। CH3CONA कर दिया है ना, तो देखो यहाँ H की जगह पे केवल Na आया है, तो H का कितना होता है 1, तो 60 में से 1 जाता तो कितना आता 59, और सोडियम का कितना होता है 23, तो 59 और 23 कितना हो जाएगा आपका 82, तो मोलर मास 82। तो जैसे ही आप ये डिवाइड करते हो तो कितना आ रहा है 82 2 जा कितना हो जाएगा 164, तो 0.2 हो जाएगा, और 0.2 हो गया तो इसका मतलब सोडियम एसीटेट का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो मोल्स है 0.2, इसको भी 0.2 कर लो, 0.2 अपॉन वॉल्यूम देखो कितना दिया है 1 लीटर दिया है, तो वॉल्यूम की जगह पे 1 डालोगे तो ये भी कितना हो गया 0.2 मोलर। तो हमें कंसंट्रेशन तो दोनों के मिल गए। ठीक है, 0.2 हो गया। अब हमें पहला पार्ट को करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा कि पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो बेटा हमें दिख ही रहा है पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या बनने वाला है, बेसिकली जो पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा वो किसका किसका मिक्सचर होगा, वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट। किसका मिक्सचर है वो, वीक एसिड और उसके सॉल्ट का। तो अगर वीक एसिड और उसके सॉल्ट का मिक्सचर है बेटा, तो इसका मतलब हमारे लिए पीएच का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या लगा देंगे, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो बस इस फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। तो डायरेक्ट अप्लाई कर दो, पीके की जगह पे कितना रखोगे, के की वैल्यू कितनी दिया है 10⁻⁵, तो पीके कितना हो जाएगा आपका 5, है ना। एग्जैक्ट अगर बात करूं, अगर किसी को समझ में नहीं आता है कि सर कैसे आप कर रहे हैं, तो देखो के अगर बेटा एग्जैक्ट 1.8 × 10⁻⁵ होता है, तो आपसे अगर पीके पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, क्या हो जाएगा 5 माइनस लॉग 1.8, बताया ना मैंने, जो पावर होता है वो आगे ले लेते हैं, जो नंबर होता है उसको कर देते हैं। तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए 5 ही ले रहा हूं अभी, 10⁻⁵ के हिसाब से 5 हो गया, प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना आया है बेटा
0.2 और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड भी कितना है 0.2, तो इसका मतलब पीएच कितना हो जाएगा 5। तो डेट इज द आंसर ऑफ और फर्स्ट पार्ट। पहले पार्ट का आंसर तो कितना हो गया 5 हो गया। पहले पार्ट में कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि पहला पार्ट साफ साफ दिख रहा है, बफर बना है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन पूछा है तो उन दोनों को मिला के बफर बनेगा, तो बफर का आंसर हमारा, बफर का फॉर्मूला लगाते ही मिल जाएगा कितना 5 हो जाएगा। सेकंड पार्ट में देखो, चेंज इन पीएच व्हेन 3.65 ग्राम ऑफ HCl आर एडेड। जब आप किसी बाहरी चीज को ऐड कर रहे हो, बाहर से ऐड करोगे तो वहां पे आपको मैंने बताया था रिएक्शन के बारे में सोचना है कि रिएक्शन होने का चांस होगा। अगर हमने HCl को ऐड किया है, अगर हमने HCl को ऐड किया है तो HCl किसके साथ रिएक्ट करने वाला है बेटा, एसिड के साथ करेगा कि सॉल्ट के साथ करेगा, तो ये तो खुद एसिड है तो एसिड एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो HCl किसके साथ रिएक्ट करेगा, इस सॉल्ट के साथ। तो अगले 3 केस में, इस केस में, अगले वाले केस में, अगले वाले केस में, तीनों में मैंने HCl को ऐड किया है तो तीनों के लिए सेम रिएक्शन लिखी जाएगी। कौन सी रिएक्शन होगी, एसिड और बेस की रिएक्शन। तो हम लोग रिएक्शन को लिखे, कौन सा रिएक्शन होगा, देखो हमारे पास एसिड क्या है, एसिड क्या अपने पास CH3COOH, तो इसके साथ तो रिएक्शन होने नहीं वाला HCl का, तो इसका मतलब ये पार्ट नहीं आएगा। किसके साथ रिएक्शन करेगा वो, सॉल्ट के साथ, जो अभी मैंने पिछले समझाया था। स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड करोगे तो सॉल्ट से रिएक्ट करेगा, बेस को ऐड करोगे तो एसिड से करेगा। तो CH3CONA प्लस क्या हो जाएगा HCl, और जैसे ये दोनों को रिएक्ट कराओगे तुरंत क्या बनने वाला है बेटा, आयन को एक्सचेंज करो, क्या बनेगा CH3COOH प्लस NaCl, ठीक है, ये रिएक्शन होने वाली है। अब इन तीनों पार्ट को मैं यही समझाता हूं, एक साथ तीनों को समझाते हुए चलता हूं, ठीक है ना। इन तीनों पार्ट को मैं एक ही रिएक्शन, क्या इन तीनों के लिए सेम रिएक्शन चलेगी, तीनों के लिए सेम चलेगी। चलो सेकंड पार्ट की बात करता हूं, पहले मैं सेकंड पार्ट की डीलिंग करते हैं हम लोग। तो सेकंड पार्ट में ओरिजिनली जो डेटा गिवन है उनको लिख लो पहले। ओरिजिनल 12 ग्राम के हिसाब से कितना आया था मोल्स बेटा 0.2, और इसके भी कितने आए थे 0.2। तो ओरिजिनली इसका सॉल्यूशन में कितना है 0.2 मोल्स, और ओरिजिनली इसका भी सॉल्यूशन में कितना है 0.2 मोल्स, ठीक है, 0.2 मोल्स है, ओरिजिनली पहले से पड़े हुए हैं। अब HCl को डाला, HCl का कितना डाला हमने बेटा 3.65 ग्राम, तो 3.65 ग्राम को भी मोल्स में निकालो। 3.65 ग्राम का मतलब मोल्स कितना होगा 3.65 अपॉन 36.5, तो कितने मोल्स हो जाएंगे बेटा 0.1 मोल्स, कितने मोल्स 0.1, तो इसका मतलब HCl का हमने कितना ले लिया है 0.1 मोल्स। सेकेंड पार्ट के केस में, ये सेकेंड पार्ट की डीलिंग चल रही है, ठीक है। सेकेंड पार्ट के केस में हमने HCl के कितने मोल्स ले लिए हैं 0.1। कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा इन दोनों में से, पहचानो जरा। तो 0.2 और 0.1 और 0.2 है, तो लिमिटिंग रिएजेंट तो 0.1 ही होने वाला है, 1:1 में कंबाइंड हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए बन गया बेटा क्या लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा वो तो खत्म हो जाएगा आखिरी में सॉल्यूशन के, तो ये खत्म हो जाएगा। तो एसिटिक एसिड का कितना बचेगा, 1 मोल से 1 मोल रिएक्ट करता था, तो इसका 0.2 पहले से था और 0.1 रिएक्ट कर गया होगा, तो कितना बचा होगा इसका 0.1 बचेगा, ठीक है। इसी तरीके से इसके 1 मोल से 1 मोल बन रहे थे, तो 0.2 मोल पहले से थे, और जैसे ही HCl को डाला और रिएक्ट करके 0.1 मोल और बना दिया, तो इसका मतलब पहले तो 0.2 थे, पहले कितने थे 0.2 थे, और प्लस 0.1 नया वाला बन गया, तो इसका मतलब ये कितने हो गया 0.3 हो गया। कितना हो जाएगा बेटा 0.3। तो अब बताओ सॉल्यूशन हमारा किस नेचर का होगा, क्या HCl मौजूद है, नहीं, केवल ये मौजूद है सॉल्ट और वीक एसिड, तो इसका मतलब अभी भी हमारा सॉल्यूशन का नेचर कैसा है बेटा एसिडिक बफर, ठीक है। तो ये एडवांस लाइक क्वेश्चन सब हो जाते हैं, आपको पॉसिबिलिटीज के बारे में फर्दर सोचनी पड़ सकती है क्या क्या होगा। तो ये एसिडिक बफर है, और जैसे ये एसिडिक बफर है तो पीएच का फॉर्मूला मैं सिंपली लगा दूंगा का क्या pK प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। तो जैसे फॉर्मूला लगाओगे बोलो क्या आ जाएगा, pK की जगह पे कितना आएगा बेटा 5, क्योंकि pK की वैल्यू K की 10 पावर -5 है, तो pK कितना हो गया 5 प्लस लॉग सॉल्ट की जगह पे कितना आएगा, सॉल्ट ये है, सॉल्ट का कितना है 0.1 और एसिड का कितना है 0.3, तो सॉल्ट हो गया 0.1 अपॉन 0.3, तो ये कितना आ जाएगा 5। देखो log 0.1 अपॉन 0.3 का मतलब log 1/3, log 1/3 का मतलब log 1 माइनस log 3, ठीक है, और log 1 तो 0 हो जाता है, log 1 0, तो log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.48, तो इसका मतलब ये 5 माइनस 0.48 हो जाएगा, तो ये कितना आ रहा है बेटा 4 कितना आ जाएगा 4.52 आ जाएगा, ठीक है।
सही है। तो 4.52 आप देख सकते हैं जैसे ही हमने एसिड को ऐड किया है पीएच पहले से क्या हो चुका है, कम हो चुका है। पहले का पीएच 5 था और बाद में पीएच कितना हो गया है 4.52। मुझसे क्वेश्चन में डेल्टा पीएच पूछा है तो मेरे लिए आंसर कितना हो जाएगा, डेल्टा पीएच कितना हो जाएगा, पहले 5 था, चेंज इन पीएच पूछा है ना, पहले 5 था बाद में 4.52 है, तो डेल्टा पीएच कितना आएगा 0.48। तो सेकेंड पार्ट का आंसर ये है 0.48 हो जाएगा डेल्टा पीएच। तो कितना स्मॉल सा चेंज आ रहा है ना, तो इसीलिए बफर सॉल्यूशन में एसिड को ऐड करो या बेस को ऐड करो पीएच में ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलो तो ये सेकेंड पार्ट की डीलिंग थी। देखो थर्ड पार्ट की डीलिंग कैसे करेंगे, थर्ड पार्ट को करते हैं। अगर एक आप समझ चुके हैं तो सब पार्ट वैसे ही करना है, बस मैंने क्या किया उनके मोल्स बदले हैं। देखो अगली बार मैंने 7.30 HCl का दिया है तो पहले इसके मिलीमोल्स निकाल लो, कितना हो जाएगा 7.30 डिवाइडेड बाई 36.5 मोलर मास ऑफ HCl। तो ये कितने मोल्स हो जाएगा, जस्ट इसका डबल दिया है तो मतलब ये 0.2 मोल्स होने वाला है। ठीक है, तो आप देखो ओरिजिनली सॉल्यूशन में मैं बार बार रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि सेकेंड थर्ड और फोर्थ के लिए रिएक्शन सेम चलने वाली है, जस्ट इनके नीचे में उनके मोल्स का अमाउंट लिखते जा रहा हूं। देखो ओरिजिनली 0.2 मोल्स थे किसके, CH3CONA के। ओरिजिनली CH3COH के भी कितने मोल्स थे 0.2 मोल्स थे, और HCl के कितने मोल्स हमने ऐड कर दिए हैं 0.2 मोल्स। तो HCl के नीचे हमने डाल दिया कितना 0.2 मोल्स। अब कौन लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, अब चूंकि दोनों का इक्वल अमाउंट है तो इसका मतलब ये भी लिमिटिंग रिएजेंट है और ये भी लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अगर दोनों चीजें लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएंगी तो सॉल्यूशन के एंड में ये भी खत्म ये भी खत्म, तो बचेगा क्या हमारे पास, केवल एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप देख सकते हो एक मोल से एक मोल बन रहा था तो 0.2 खत्म होगा, तो 0.2 ओरिजिनली था पहले से और 0.2 का और फॉर्मेशन हो गया, मतलब ये कितना बन गया 0.4। तो वही मैं कह रहा हूं एडवांस लेवल में ये सब हमें केसेस चेक करने पड़ सकते हैं कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, है ना। जैसे पहले में तो एसिडिक बफर रहा, क्यों, क्योंकि केवल स्ट्रॉन्ग एसिड वाला पार्ट खत्म हुआ। अगले वाले केस में देखो बेटा आपका ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म, केवल क्या बचा है CH3COH एसिटिक एसिड बचा है। इसका मतलब दिस विल बी केस ऑफ वीक एसिड, ये केवल और केवल हमारे सॉल्यूशन में क्या बच गया है वीक एसिड का केस बचा है। तो अब हम लोग प्रीवियस जैसे हम लोग पीछे अलग अलग डीलिंग किए थे ना उस पार्ट में चले जाएंगे। तो अगर अब केवल वीक एसिड बचा है तो फॉर वीक एसिड कौन सा बचा है हमारे पास CH3COOH बचा है। तो अगर वीक एसिड बचा है और वीक एसिड का हमें मोल्स पता है, वीक एसिड का मोल्स पता है, मोल्स कितना है 0.4, तो 0.4 अगर मोल्स है, वॉल्यूम कितना लिया है मैंने 1 लीटर, तो 0.4/1 करेंगे तो कितना कंसंट्रेशन होगा 0.4 मोलर। अब अगर केवल वीक एसिड बचा है तो वीक एसिड का केस जो हम लोग पढ़े थे उसको सोचो जरा, क्या करते हैं वीक एसिड में हम लोग सबसे पहले K/C का रेशियो निकालते थे। वीक एसिड के केस में क्या करते थे K/C निकालते थे, वही काम करना पड़ेगा। K की जगह पे 10⁻⁴, कंसंट्रेशन C की जगह पे कितना रखोगे बेटा 0.4। तो जैसे ही आप ये डील करते हो ये कितना आएगा 4/10 हो जाएगा, और 4/10 का मतलब कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 10⁻⁴, और 1/4 का मतलब कितना होता है 0.25 इंटू 10⁻⁴। तो जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू से तो छोटी है, हमारा गिवन डेटा कितना था 25 इंटू 10⁻⁴। अगर इससे छोटी वैल्यू है, अगर इससे छोटी वैल्यू है तो हम लोग क्या कर देते हैं अल्फा को 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारा सीधा फॉर्मूला क्या आता था H+ का, याद है √में K इंटू C। तो पीछे की चीजें भूलनी नहीं है ना, क्योंकि ये बफर में पीछे की चीजें काम आती ही रहेंगी। तो K इंटू C और बस इसमें अप्लाई कर दो √, में K की जगह पे कितना डालोगे, K की वैल्यू कितनी दी है मैंने 10⁻⁵, तो यहाँ पे रख दो 10⁻⁵ इंटू C की वैल्यू कितनी आई है बेटा 0.4। तो आप जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.4 मतलब 4/10 लिख सकते हैं। तो 4/10 का मतलब कितना हो जाएगा, ये √, में 4 इंटू 10⁻⁶, तो आंसर ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो हमें तो pH निकालना है, तो pH कैसे निकालोगे बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ H+ अगर 2 इंटू 10⁻³ है तो pH का मतलब क्या है, जो 10 के निगेटिव वैल्यू होती है उसको आगे ले लेते हैं, 3 माइनस कितना हो जाएगा log 2, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.30, तो 3 में से 0.30 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 2.7। तो ये कितना होने वाला है 2.7 हो जाएगा। और डेल्टा पीएच अगर पूछा है तो क्या कर दोगे, पहले ओरिजिनली 5 था बाद में 2.7 है, तो डेल्टा पीएच कितना हो जाएगा आपका 2.3 का हो जाएगा। तो सेकंड केस में डेल्टा पीएच की वैल्यू आने वाली है कितनी 2.3। तो ये सेकंड पार्ट हमने डील कर लिया किस तरीके से करना है।
तो आई होप कि क्लियर हो रहा है क्या क्या करना है हम लोग। थर्ड पार्ट लगा सकते हैं क्या? चलो थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं ये वाला हटाता हूँ, ये थर्ड पार्ट यही करते हैं, नहीं थर्ड तो हो चुका है, फोर्थ पार्ट यही करते हैं, तो इससे मैं हटा रहा हूँ क्योंकि रिएक्शंस को मुझे बार बार लिखना नहीं है। ठीक है, माइक चल रहा है? अरे बड़ा है बोलो। हेलो माइक चेक, चालू है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये थर्ड पार्ट समझ गए। फोर्थ को देखो और फिफ्थ को देखो बस, है ना। फोर्थ पार्ट में क्या है, मैं रिएक्शंस को क्यों नहीं हटा रहा हूं, क्योंकि रिएक्शन की जरूरत हमें फिर से पढ़ने वाली है, तो फोर्थ पार्ट के लिए हम लोग डील करते हैं। मैं इसे हटा देता हूं जरा सा यहां से, रिएक्शन रहने देते हैं हम लोग, फोर्थ पार्ट यही डील कर लेते हैं और फिफ्थ भी कर लेंगे। हाँ नहीं, फोर्थ पार्ट को डील कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या होगा, 10.95 है, 10.95 का मतलब हो गया 10.95 डिवाइडेड बाई 36.5, तो बेटा कितने मोल्स हो जाएंगे, जस्ट इसके मैंने 3 गुनी वैल्यू दी है, मतलब ये 0.3 मोल्स होने वाला है। ठीक है, तो आप फिर से लिखो, ओरिजिनली से डील करो। ओरिजिनल कितने थे, 0.2 मोल्स, 0.2 थे, दूसरे का भी कितना था, 0.2 था। ठीक है, और आपने कितने मोल्स इसके डाल दिए, 0.3। अब देखो आप पॉसिबिलिटी क्या होगी, अब कौन खत्म होगा कौन बचेगा। पहला केस मैंने ऐसा लिया था जिसमें बफर बन रहा था, ठीक है ना। सेकंड केस में आपने देखा केवल वीक एसिड बच रहा था, और थर्ड केस में आप देखो तो अब आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा, है ना। ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा क्योंकि ये 0.2 है, दूसरा वाला 0.3, तो ये खत्म हो गया। तो सॉल्यूशन में क्या बचेगा, एक तो HCl बचेगा, दूसरा CH3COH बचेगा। मतलब बेसिकली दिस विल बी द मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक एसिड। तो सब पुराने केसेज वापस रिवाइज होते हैं बफर के अंदर, है ना। तो बफर थोड़ा सा डिफिकल्ट इसीलिए लगता है ना, सब पुराने केसेस फिर से आएंगे। तो अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, आपका कितने बचेगा, एक मोल से एक मोल, तो 0.3 माइनस 0.2, मतलब इसके कितने बचने वाले हैं, 0.1 बचने वाला है। और एक मोल से एक मोल बन रहा था, तो इसका 0.2 पहले से था और 0.2 इसकी वजह से बन चुका है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 0.4। तो अब फाइनल सॉल्यूशन में क्या बचा है, HCl बचा है और CH3COH। मतलब बेसिकली द फाइनल सॉल्यूशन कंटेन मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या क्या बचा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। और मैंने आपको बताया फॉर वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन सा बचा हमारे पास, HCl प्लस CH3COOH। और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सचर में मैंने बताया था पूरा का पूरा H प्लस डिटरमाइन करने का हक केवल किसको है, स्ट्रॉन्ग एसिड को, क्योंकि वीक एसिड के नेग्लिजिबल माना जाता है H प्लस को। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले ही सिखाया। तो यहाँ पे जो भी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस लिया जाएगा, दैट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एसिड। In mixture of weak acid and strong acid, all H plus ion will be considered by strong acid only, क्योंकि weak acid का क्या हो जाता है, negligible हो जाता है। तो यहाँ से आप देखो कंसंट्रेशन ऑफ H plus कितना हो जाएगा, तो बेटा HCl का कंसंट्रेशन कितना होगा, HCl का कंसंट्रेशन पहले निकालो। कंसंट्रेशन ऑफ HCl कितना हो जाएगा, 0.1 मोल्स है, मोल्स कितने हैं 0.1, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो 0.1 बाई 0.1 करोगे तो कितना हो गया 0.1। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस भी कितना आएगा बेटा, 0.1 आएगा, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। 0.1 आने का मतलब क्या हो गया, pH की वैल्यू कितनी होगी बेटा, H प्लस की वैल्यू अगर 0.1 है तो pH कितना 1 हो जाएगा ना, क्योंकि H प्लस 0.1 को 10 कितना लिखोगे -1, 10 तो pH वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। और चूंकि हमसे डेल्टा pH पूछा है तो ओरिजिनली 5 था और बाद में कितना हो चुका है 1, तो इसका मतलब डेल्टा pH कितना हो जाएगा 4। आप कहोगे कि सर बहुत बड़ा चेंज आया है, चेंज आ रहा है बेटा, क्योंकि अब हम लोग अमाउंट भी बढ़ा चुके हैं ना। स्मॉल अमाउंट में ऐड करोगे तो कम चेंज आता है, ज्यादा करोगे तो चेंजेस भी बढ़ जाते हैं। और लास्ट एक केस डील कर लेते हैं हम लोग, फिफ्थ वाले केस में, कि आपका क्या दिया है 0.40 ग्राम अगर NaOH को ऐड करोगे। अब देखो मैंने 3 केस में HCl ऐड कराया था, लास्ट में मैंने NaOH को ऐड करा है। तो आप अगर बेस को ऐड करोगे तो बेस किसके साथ रिएक्ट करने वाला है, एसिड के साथ, मतलब अब वो CH3COH से रिएक्ट करेगा। तो इस केस में हमारा रिएक्शन थोड़ा बदल जाएगा, तो लास्ट वाले केस के लिए हमें रिएक्शन को चेंज करना होगा। तो मैं इसको हटा रहा हूं अभी, ठीक है। तो देखो लास्ट केस के लिए रिएक्शन को हटाना पड़ेगा और हमें नई रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो लास्ट केस का फिफ्थ पार्ट की डीलिंग देखो, फिफ्थ पार्ट में NaOH के साथ रिएक्शन देनी पड़ेगी किसकी, वीक एसिड की। तो वीक एसिड कौन सा था, CH3COOH, और इसकी अब रिएक्शन किसके साथ लिखनी पड़ेगी, NaOH के साथ, क्योंकि NaOH तो सॉल्ट से रिएक्ट नहीं करेगा ना, इसीलिए मैंने रिएक्शन को चेंज किया। और जैसे ही आपस में रिएक्ट करेंगे क्या बनाएगा, CH3COONA प्लस H2O, एसिड बेस सॉल्ट बनाएगा।
अब ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में डीलिंग होगी बेटा। ओरिजिनली इसके 0.2 मोल्स थे, CH3CO Na के भी 0.2 हैं, दोनों के आप देख सकते हैं 0.2 मोल्स हमने निकाल चुके हैं। NaOH का आपका कितना आया 0.40 ग्राम का मतलब कितना होता है 0.40 डिवाइडेड बाई 40 का मतलब कितने मोल्स 0.1 मोल्स। NaOH के कितने हैं 0.1 मोल्स हैं, तो NaOH के 0.1 मोल्स हैं। कौन लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा NaOH, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ये 1:1 है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसके कितने बचेंगे बेटा 0.2 माइनस 0.1 मतलब कितना बच गया 0.1 बच गया। इसका देखो 0.2 पहले से था और 0.1 और बन गया, तो इसका कितना आ गया 0.3। नाउ दिस विल बी द अगेन केस ऑफ बफर, क्योंकि आपके सॉल्यूशन में ये भी बचा है और उसका सॉल्ट भी बचा है, तो ये हमारे लिए कैसा केस हो गया एसिडिक बफर। और अगर हमारे पास पता चल गया एक बार कि ये एसिडिक बफर है, तो एसिडिक बफर में सीधा क्या लगा दोगे आप फॉर्मूला लगा दो, pH इज इक्वल टू क्या pK प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो pK की जगह पे बेटा कितना 5, pK की जगह पे 5 प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना है 0.3 अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन कितना है बेटा 0.1, मतलब 0.3 बाई 0.1 मतलब लॉग 3 की वैल्यू 0.48, तो इसका मतलब ये कितना आ गया 5.48 pH। और इसीलिए अगर डेल्टा pH पूछूं तो डेल्टा pH कितने का आएगा 0.48 का, क्योंकि ओरिजिनल pH कितना था 5 था, तो दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, और आप देख भी सकते हो कि बेस को ऐड किया अगर हमने तो pH पहले से क्या हो चुका है बढ़ चुका है, पहले 5 था और बाद में 5.48 हुआ है। तो एसिड को ऐड करने पे pH घटता है, बेस को ऐड करने पे pH बढ़ता है। मेनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, सब मैंने आपको एक क्वेश्चन के अंदर कवर करा दिया है ना। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारा एसिडिक बफर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। बेसिक बफर जस्ट इसी का क्या है पूरा का पूरा मिरर इमेज है, तो उसको मैं फटाफट कराऊंगा है ना, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं, सेम टू सेम इसी तरीके के क्वेश्चन उसमें भी फ्रेम होंगे, उसमें भी फटाफट हम लोग बफर एक्शन जो भी है उसका बफर रेंज, ठीक है, पीएच का फॉर्मूला वो सब फटाफट कल की क्लास में देख के उसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। हमारा एसिडिक बफर आज कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।